वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो क्लास 11th का लेक्चर नंबर 6 और चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। तो लास्ट लेक्चर में जो सारा कवर किया था वो सारा कवर किया था हीट कैपेसिटी के बारे में कि हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद पढ़ा था सीपी क्या होता है, सीवी क्या होता है, और नेक्स्ट पढ़ा था रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो ये सारा इसमें लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हुआ था। अब आज का जो लेक्चर है नेक्स्ट आता है, इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कि ग्राफिकली आप कैसे आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, कि आप ग्राफ को देख के आप कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ग्राफ गिवन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का ग्राफ है। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, 10th में भी थोड़ा सा आता है इसमें। तो इसमें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट आता है इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, कि द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब, उसको बोलते हैं अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं उसके लिए डेल्टा एच का साइन अपन क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच का साइन अपन क्या यूज करते हैं, हमेशा पॉजिटिव। अगर मान लो डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव गिवन है, मतलब रिएक्शन कैसी होगी, हमेशा एंडोथर्मिक होगी हमेशा। तो एंडो के लिए डेल्टा एच का साइन क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर आप लिखते हैं डेल्टा एच का फॉर्मूला, मतलब एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, फाइनल एंथैल्पी माइनस में क्या हो जाएगा, इनिशियल एंथैल्पी। और फाइनल एंथैल्पी को फिर अपन क्या लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। और इनिशियल एंथैल्पी को फिर अपन क्या लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब एचपी माइनस में क्या आएगा, एच आर, दैट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, माइनस में क्या आ जाएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये फॉर्मूला होता है डेल्टा एच को निकालने का। बात हो रही है एंडोथर्मिक की। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब इस फॉर्मूला से चेक करना, इस फॉर्मूला से, अब इस फॉर्मूला से डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, क्योंकि अपने को डेल्टा एच क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। और डेल्टा एच को निकालने का फॉर्मूला ये वाला है। अब इस फॉर्मूला से डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब एचपी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा एज कंपेयर टू एच आर, क्योंकि एच आर तो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है इस फॉर्मूला में। मतलब जब पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू से ज्यादा। अगर पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से ज्यादा तो ओवरऑल डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो डेल्टा एच इस फॉर्मूला से पॉजिटिव कब आएगा, जब प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है वो क्या होगी, ज्यादा एज कंपेयर टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब एचपी इज ग्रेटर देन एच आर। तो ये कंडीशन है, मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, ज्यादा एज कंपेयर टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तभी डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर आप इसको देखते हैं ग्राफिकली, ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन एच, एच मतलब एंथैल्पी, वर्सेस पी ओ आर, दैट इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस मतलब जो रिएक्टेंट है वो किसमें चेंज होगा, प्रोडक्ट में। एच वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहां से चेक करना एचपी की वैल्यू क्या चाहिए, ज्यादा, मतलब एचपी की जो लाइन है, जो कर्व है वो कम बनाएंगे आप ऊपर। एचआर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। तो जो रिएक्टेंट की एंथैल्पी है वो फिर कहां जाएगी, नीचे। तो ये मान लो एचआर मतलब ये अपने मान लिया एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, एचपी का होना चाहिए ज्यादा। तो एचपी का जो लाइन आएगी वो कहां आएगी, इससे ऊपर जाएगी। तो ये अपने मान लिया एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, ये मान लो वैल्यू 0 है, ये 1, ये 2, और ये फिर कितनी हो जाएगी, 3। डिफरेंस निकालो, एचपी की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। यहाँ पे एचपी की वैल्यू 3 पुट कर दो। माइनस में क्या चाहिए, एचआर, एचआर की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 1 लिखा हुआ है। तो 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये प्लस में वैल्यू आ रही है, अपने को वैल्यू पॉजिटिव चाहिए थी। एंडो के लिए डेल्टा एच क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इसमें ये वाला जो डिफरेंस आएगा डेल्टा एच का, इसी डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। और यहां से डिफरेंस भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एच का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। या अगर आप इसको इस वे में ग्राफ को प्लॉट करें, रिएक्टेंट है किसमें चेंज होगा, प्रोडक्ट में। और जो प्रोडक्ट है उसकी एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। इसलिए प्रोडक्ट अपन कहां बढ़ाएंगे, ऊपर, रिएक्टेंट से ऊपर रखना है, तभी तो प्रोडक्ट वाले की एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा आएगी। अब यहां से इसमें ध्यान से चेक करना, ये वाली वैल्यू मान लो 0 है, ये मान लो 1 है, और ये अपन मान ली 2 है। तो जो प्रोडक्ट है उसके एंथैल्पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। रिएक्टेंट है, इसकी एंथैल्पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। डिफरेंस दोनों में जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एच। और इसमें भी डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये तो था सारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में, कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। सेकंड आता है इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सो में सारा इसका रिवर्स कर देना। एक्सो में हीट क्या होती है, हमेशा रिलीज होती है, मतलब द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। तो जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस।
और एक्सो के लिए डेल्टा एच का साइन क्या यूज करते हैं हमेशा, नेगेटिव। अगर मान लो किसी रिएक्शन की मतलब हर एक रिएक्शन की डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। अपने को सिर्फ साइन चेक करना है कि साइन डेल्टा एच का पॉजिटिव गिवन है या नेगेटिव गिवन है। अगर साइन पॉजिटिव गिवन है रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक। अगर डेल्टा एच का साइन नेगेटिव गिवन है फिर रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। तो एक्सो के लिए डेल्टा एच का साइन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। फॉर्मूला वही रहेगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस में क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब इस फॉर्मूला से डेल्टा एच अपने को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। अब यहां से इसमें चेक करना, इस फॉर्मूला से डेल्टा एच नेगेटिव कब आएगा, डेल्टा एच नेगेटिव कब आएगा, जब ये वाली, जब माइनस वाली वैल्यू क्या होगी, ज्यादा एज कंपेयर टू पॉजिटिव वाली। मतलब जब नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, ज्यादा एज कंपेयर टू पॉजिटिव वैल्यू, तभी तो ओवरऑल डेल्टा एच वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ग्राफ एंथैल्पी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन सेम चलेगा। तो इसमें एचआर की वैल्यू क्या चाहिए, ज्यादा। मतलब रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा। इसलिए रिएक्टेंट वाला जो कर्व है वो फिर कहां बनाएंगे आप, ऊपर। और जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, एज कंपेयर टू रिएक्टेंट वो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट की कम। इसलिए जो प्रोडक्ट है उसकी, उसका जो कर्व है वो फिर कहां पर ड्रॉ करेंगे, नीचे। तो रिएक्टेंट ये अपन मान लिया एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, तो ये वैल्यू क्या चाहिए, ज्यादा। और जो प्रोडक्ट है इसकी एंथैल्पी क्या चाहिए, कम। तो जो प्रोडक्ट है ये वाली जो लाइन है ये अपने कहां पे ड्रॉ कर दी, नीचे। दोनों में जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एच होता है। और यहां से नेगेटिव में वैल्यू आएगी, यहां से वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। अपन निकाल भी सकते हैं, ये मान लो 0 है, उसके बाद ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, और ये मान लो 3 है। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे इस फॉर्मूला में, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है 1, माइनस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की एंथैल्पी कितनी आ रही है 3, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एच होता है। और यहाँ पे वैल्यू डेल्टा एच की क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसलिए ये वाला जो ग्राफ है ये किसका बनेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। या अगर आप इसका ऐसा भी तो प्लॉट कर सकते हैं, रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो ये रिएक्टेंट है, धीरे धीरे किसमें चेंज होगा, ये प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट की एंथैल्पी, ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी है, और ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी है, ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे वैल्यू मान लो 0, फिर से अगर अपन डिफरेंस निकालते हैं, ये मान लो वैल्यू 0 है, ये 1, और ये अपन ने मान लिया 2 है। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1, माइनस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कितना आ रहा है 2, तो ओवरऑल वैल्यू किस में आएगी, माइनस में ही आएगी। तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा एच, और इस केस में भी किस में आएगा, नेगेटिव में वैल्यू आएगी। तो ये क्या होती है, इसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये तो था एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, नेक्स्ट आता है इसमें हीट ऑफ रिएक्शन, या उसी को बोलते हैं अपन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या उसी को बोलते हैं अपन एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। कि हीट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, और एंथैल्पी चेंज का मीनिंग क्या होता है। तो तीनों टर्म्स का मीनिंग सेम रहेगा। तो ये सारा था एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। ये हुआ क्लियर यहां तक। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है इसमें हीट ऑफ रिएक्शन, या हीट ऑफ रिएक्शन, या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। इनको अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंथैल्पी से। एंथैल्पी पहले भी पढ़ा था कि एंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग एंथैल्पी का सेम ही चलेगा, एंथैल्पी का मीनिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा जो पीछे पढ़ा था। तो इसमें जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है इसमें हीट ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट आता है इसमें हीट ऑफ रिएक्शन, या इसको बोलते हैं अपन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं अपन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं अपन एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी का सिंबल H, एंथैल्पी चेंज का सिंबल क्या हो जाएगा, डेल्टा H। अब इन तीनों टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। मान लो भी रिएक्शन है, रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट है वो किसमें चेंज होता है, प्रोडक्ट में। और एंथैल्पी को हमेशा अपन 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं, हमेशा। तो कितने मोल के लिए अपन डिफाइन करते हैं, हमेशा हमेशा अपन 1 मोल के लिए ही डिफाइन करते हैं एंथैल्पी को। एंथैल्पी को हमेशा अपन 1 मोल के लिए ही डिफाइन करते हैं। मतलब जब 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, जब 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा,
तो इस रिएक्शन में हीट या तो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, या फिर हीट इसमें क्या होगी, रिलीज होगी। उसी को बोलते हैं अपन एंथैल्पी या एंथैल्पी चेंज या हीट ऑफ रिएक्शन। मतलब जब 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा तो उस रिएक्शन में कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी या कितनी हीट क्या होगी, रिलीज होगी। उसी हीट को अपन क्या बोलते हैं, एंथैल्पी चेंज या एंथैल्पी या हीट ऑफ रिएक्शन। मतलब कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी या कितनी हीट उसमें क्या होती है, रिलीज होती है, उसी हीट को बोलते हैं अपन एंथैल्पी चेंज या एंथैल्पी या हीट ऑफ रिएक्शन। ये जिसकी डेफिनेशन है। और एंथैल्पी को अपन डिफाइन करते हैं हमेशा 1 मोल के लिए। मतलब एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो तब जो एंथैल्पी में चेंज आएगा उसी एंथैल्पी चेंज को अपन क्या बोलते हैं, एंथैल्पी या एंथैल्पी चेंज। मतलब कितनी हीट इसमें एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, उसी हीट को बोलते हैं अपन एंथैल्पी चेंज। अब एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच को अपन लिखते कैसे, ये लिखना आना चाहिए कि डेल्टा एच को अपन कैसे अपन लिख सकते हैं। इसको अपन कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। डेल्टा एच का फॉर्मूला तो वही रहेगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस में क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है। और साथ में क्या करते हैं अपन, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है उससे अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे अगर अपन देखें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये इसको अगर अपन ऐसे लिख दे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मान लो एक रिएक्शन है, मान लो A प्लस B, और मान लो यहां से बन रहा है 2C प्लस में इधर मान लो 2A है, और इधर अपन ने मान लिया D है। ये अपने मान लिया एक जनरल रिएक्शन है, इसका अपने को डेल्टा एच लिखना है। और डेल्टा एच को लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस में क्या आ जाएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ही फॉर्मूला होता है। तो यहां से डेल्टा एच, पहले एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, तो ये अपना क्या बनेगा, ये अपना क्या है, प्रोडक्ट है, और ये फिर अपना क्या बनेगा, रिएक्टेंट। पहले अपन इसकी एंथैल्पी लिखेंगे। अब प्रोडक्ट में कौन कौन आ रहा है, सी भी आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है, डी भी आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे, एंथैल्पी किसकी, पहले सी की, और सी के कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, 2। तो इसका अपन 2 से भी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अपन साथ में 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं उस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी साथ में करना है। प्लस में एंथैल्पी और प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, डी, ये आ जाएगा। और डी के नंबर ऑफ मोल्स कितने बन रहे हैं, 1। अब यहाँ पे 1 लिखो ना लिखो मर्जी है। ये तो हो गया एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। फिर माइनस, ये माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट भी कितने आ रहे हैं, 2। ए आ रहा है, और ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। प्लस में एंथैल्पी ऑफ, और रिएक्टेंट कौन सा है, बी, एंथैल्पी ऑफ क्या आ जाएगा, बी। और बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने यूज हो रहे हैं, एक ही यूज हो रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो मर्जी है। तो ये मेथड रहेगा डेल्टा एच को निकालने का, कि अपन डेल्टा एच को अपन फाइंड आउट अपन कैसे कर सकते हैं। मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस में क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और जितने नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है उस नंबर से साथ में मल्टीप्लाई भी करना होता है। जैसे यहाँ पे सी के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई ए को। तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स को अपन मल्टीप्लाई भी साथ में करेंगे। तो ये मेथड है डेल्टा एच को निकालने का, कि अपन डेल्टा एच को अपन कैसे कैसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो था एंथैल्पी चेंज का मीनिंग क्या होता है। अब इसकी टाइप्स आती है, वो इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, इसकी टोटल बनती है 12 टाइप्स, 12 डेफिनेशन है, 12 की 12 सारी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 फर्स्ट डेफिनेशन से। और इसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन आती है, फर्स्ट आता है इसमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन। और जैसा इनका डेफिनेशन का मीनिंग होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन अपने अभी बननी स्टार्ट हो जाएगी। ये तो था डेल्टा एच का मीनिंग क्या होता है, कि डेल्टा एच का अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं, उसको लिखने का फॉर्मूला क्या होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है इसमें इसकी टाइप्स आती है। नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन या टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एक ही बात है। तो इसकी टाइप से स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो फर्स्ट टाइप आती है, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और इसमें जो फर्स्ट टाइप आती है, फर्स्ट आता है इसमें एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। और एंथैल्पी को हमेशा आप कितने मोल के लिए डिफाइन करते हैं, हमेशा आप 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं। एंथैल्पी को हमेशा आप 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, कंबस्टन वर्ड आ रहा है। कंबस्टन मतलब जलाना, मतलब किसी सब्सटेंस को जलाना। और जलाने के लिए क्या चाहिए,
ऑक्सीजन चाहिए। मतलब जब आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को बर्न करते हैं, कि अगर आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को बर्न करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पे हीट या तो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी या फिर क्या होगी, रिलीज होगी। उसी हीट को बोलते हैं आप एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन का मीनिंग समझना कि कंबस्शन का मीनिंग क्या होता है, जलाना। किसकी प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जब आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को बर्न करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो तब जो एंथैल्पी में चेंज आएगा, उसी एंथैल्पी चेंज को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। और कंबस्शन में हीट क्या होती है, हमेशा रिलीज होती है हमेशा ही। एंथैल्पी में हीट हमेशा क्या होती है, रिलीज होती है। इसलिए डेल्टा एच कंबस्शन के लिए डेल्टा एच क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। मतलब कंबस्शन वाली जितनी भी रिएक्शंस है वो सारी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। हमेशा इसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो ऐसे आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो तब जो एंथैल्पी में चेंज आएगा, उसे एंथैल्पी चेंज को आप क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो इस तरह से इनकी डेफिनेशन बनानी है। सिर्फ इस वर्ड का मीनिंग समझना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंबस्शन, तो इसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर दो। इसके बाद सेकंड जो पार्ट आता है, सेकंड जो टाइप आती है, सेकंड आती है इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो सेकंड इसमें जो टाइप आती है, सेकंड आता है इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब सब्सटेंस बनेगा इसमें। मतलब जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। जैसे मान लो अगर आप वाटर की फॉर्मेशन करें तो यहां से क्या बनेगा, वाटर। और एंथैल्पी को हमेशा आप कितने मोल के लिए डिफाइन करते हैं, हमेशा आप 1 मोल के लिए डिफाइन करेंगे। इसलिए बैलेंस आप ऐसे करेंगे ताकि वाटर के सिर्फ एक ही मोल बने। इसलिए आप इस रिएक्शन को बैलेंस ऐसे करेंगे ताकि वाटर का सिर्फ एक ही मोल बने। तो यहाँ पे क्या कर दो, 1/2 कर दो। तो यहाँ पे अगर आप 1/2 करते हैं, 1/2 करते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। अब इसमें वाटर का कितना मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। तो यहाँ पे हीट या तो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी या फिर क्या होगी, रिलीज होगी। मतलब जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, किससे, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं कि वाटर किससे मिलकर बनेगा। अब वाटर के लिए क्या क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, साथ में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, तो उस प्रोसेस में जितना भी एंथैल्पी में चेंज आएगा, उसी एंथैल्पी चेंज को आप क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसमें सब्सटेंस की फॉर्मेशन करनी है, तो तब जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, उसी आप हीट को आप क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये सेकंड डेफिनेशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। थर्ड आता है इसमें एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब जैसे एसिड बेस आपस में कंबाइन करते हैं, कि जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो वहां से सॉल्ट बनता है, साथ में क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। उसी का क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। मतलब जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड किससे कंबाइन करेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ, और वहां से क्या बना देगा, सॉल्ट बनेगा। तो वहां से क्या बनेगा, एक तो बनेगा सॉल्ट बनेगा, प्लस में साथ में क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस प्रोसेस में जितने भी हीट, मतलब जितना भी एंथैल्पी में चेंज आएगा, कि जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ कंबाइन करेगा, तो वहां से क्या बनाएगा, सॉल्ट बनेगा, साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और ग्राम इक्विवेलेंट आप कैसे निकालते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, वहां पे पढ़ते हैं ये, कि जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ कंबाइन करेगा, तो वहां पे सॉल्ट बनेगा, प्लस में साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पे जितना भी एंथैल्पी में चेंज आएगा, मतलब इस रिएक्शन में जितना भी एंथैल्पी में चेंज आएगा, उसी एंथैल्पी चेंज को आप क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये थर्ड टाइप है। तो डेफिनेशन लगभग सेम चलेगी, सिर्फ जो यहाँ पे वर्ड आ रहा है इसके अकॉर्डिंग बस लिखने का वे चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, फोर्थ आता है इसमें एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो फोर्थ इसमें जो टाइप आती है, फोर्थ आता है इसमें एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन। अब बात हो रही है सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन कैसे बनता होता है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन।
अब सॉल्यूशन कैसे बनेगा? जब अपन सोल्यूट को किस में डालेंगे, सॉल्वेंट में, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। कि अगर आप 1 मोल ऑफ सोल्यूट को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में क्या कर दे, डिसॉल्व कर दे, तो तब जो एंथैल्पी में चेंज आएगा वहां से सॉल्यूशन बनेगा। तो तब जो एंथैल्पी में चेंज आएगा उस एंथैल्पी चेंज को अपन क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। कि एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड फॉर्म सॉल्यूशन। तो उस केस में जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगा उस एंथैल्पी चेंज को अपन क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल है। तो सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन कब बनेगा, जब सोल्यूट को अपन सॉल्वेंट पे डालेंगे, तो तब जो एंथैल्पी में चेंज आएगा वही क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है। फिफ्थ आता है इसमें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को इतना हीट करो, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को इतना हीट करो ताकि वो गैसियस एटम में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास मान लो NaCl है, अपने पास मान लो इसका 1 मोल है, इसको इतना हीट करो ताकि ये गैसियस एटम में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ताकि यहां से गैस में ये चेंज हो जाए। तो यहां से जो सोडियम आयन बनेगा वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाए, जो Cl आयन बनेगा वो भी गैसियस फॉर्म में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को इतना हीट करो ताकि वो गैसियस एटम में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो इस प्रोसेस में जितना भी एंथैल्पी में चेंज आएगा उस एंथैल्पी चेंज को आप क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये फिफ्थ इसमें डेफिनेशन है। इसके बाद जो सिक्स्थ आता है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। नेक्स्ट आता है इसमें एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आप किसी 1 मोल ऑफ, अपने पास मान लो एक कोवलेंट कंपाउंड है, कि अगर आप 1 मोल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड को अगर आप डालते हैं वाटर में, तो वो आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लो अपने पास HCl है, इसका 1 मोल यूज करना है तो ये 1 ही है, इसको डाल दो वाटर में, एक्वस मतलब किसमें अपन ने डाल दिया, वाटर में, तो वहां से ये आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से बनेगा, एक तो बनेगा H+, साथ में क्या बनेगा, Cl आयन बनेगा। मतलब जब आप 1 मोल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड को, कि अगर आप 1 मोल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड को वाटर में डालते हैं तो वहां से वो आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में जितना भी एंथैल्पी में चेंज आएगा, मतलब कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी या कितनी हीट क्या होगी, रिलीज होगी, उसी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज को आप क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो ये मतलब मिलती जुलती सारी डेफिनेशंस हैं, सिर्फ यहाँ पे डिपेंड करेगा कि अपने वर्ड यहाँ पे कौन सा यूज किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन में बस चेंज कर देना। सेवंथ इसमें जो टाइप आती है, सेवंथ आता है इसमें एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट आता है इसमें एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, मतलब जब आप वाटर ऐड करते हैं किसमें, 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सब्सटेंस में, अपने पास मान लो जैसे एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता उसको बोलते हैं अपन एनहाइड्रस। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है, अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं आ रहा तो ये एनहाइड्रस है। इसमें ऐड कर दो वाटर, इसमें ऐड कर दो वाटर, तो यहां से क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, CuSO4 और साथ में क्या बनेगा 5 वाटर। इसमें वाटर नहीं है तो ये एनहाइड्रस है, इसमें वाटर है तो ये हाइड्रस है। मतलब जब 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सब्सटेंस में अगर आप वाटर ऐड करते हैं तो वहां से वो किसमें चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, हाइड्रेटेड फॉर्म में। एनहाइड्रस फॉर्म किसमें चेंज हो जाएगी, हाइड्रेटेड फॉर्म में। तब जो एंथैल्पी में चेंज आएगा उसी एंथैल्पी चेंज को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इसमें अपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, और किसमें ऐड करेंगे, जिसके पास वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है। इसके बाद जो 8th इसमें टाइप आती है, 8th आता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और किसमें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो इसमें जो नेक्स्ट आता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसमें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन में या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो जिसमें डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड है
इधर अपन मान लिया H है, इधर भी एक H है, इधर भी एक H है, ये H है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा है। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें ऐड कर दो हाइड्रोजन। टोटल हाइड्रोजन अपन ने 2 यूज किए यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन अपन ने यूज किए हैं। अब 2 में से एक H इस कार्बन के साथ अटैच कर दो, एक H यहाँ पे लगा दो। टोटल H यहाँ पे 2 थे, अगर एक H और आएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3। डबल बॉन्ड किस में चेंज होगा, सिंगल में। इस कार्बन के साथ ये कार्बन हाइड्रोजन कितने थे पहले, 2, एक H और आएगा, टोटल H कितने हो जाएंगे, 3। तो ये वाला कौन सा बन जाएगा, सैचुरेटेड। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड मतलब जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है उसका बोलते हैं सैचुरेटेड, और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसका बोलते हैं अपन अनसैचुरेटेड। तो इस पूरे प्रोसेस में जितने भी एंथैल्पी में चेंज आएगा, अब हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर क्या होगी, रिलीज होगी। उसी हीट को अपन क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन मतलब एलोट्रोप्स एक होते हैं, एलोट्रोप्स की एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। एलोट्रोपिक मतलब एलोट्रोप्स की बात हो रही है। एलोट्रोप्स क्या होते हैं कि सेम ही एलिमेंट की मोर देन वन फॉर्म होना, मतलब एलिमेंट तो सेम होगा बट उसकी फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी। जैसे मान लो डायमंड है, वो भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन है। मतलब एक एलिमेंट की मोर देन वन फॉर्म होना, और उसमें क्या होता है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। जैसे मान लो डायमंड है, एक ग्रेफाइट है। डायमंड भी क्या होता है, कार्बन है। ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन है। दोनों ही कार्बन है बट दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जो पेंसिल की निब होती है वो क्या है, ग्रेफाइट है। उसको तो आप हाथ से इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है बट जो डायमंड है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अगर डायमंड हार्ड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। और अगर ग्रेफाइट सॉफ्ट है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। बट अगर आप डायमंड को बर्न करते हैं, ग्रेफाइट को बर्न करते हैं तो गैस सेम रिलीज होती है। दोनों में से CO2 गैस बाहर आती है। मतलब दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। इसी को बोलते हैं आप एलोट्रोप्स। और जब एक एलोट्रोप दूसरे एलोट्रोप में चेंज होगा, मतलब जब एलोट्रोप की एक फॉर्म दूसरे एलोट्रोप की फॉर्म में चेंज होगी, जब एक एलोट्रोप दूसरे एलोट्रोप में चेंज होगा तब जो एंथैल्पी में चेंज आएगा उसी एंथैल्पी चेंज को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। कि जब 1 मोल ऑफ वन एलोट्रोपिक फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म, तो वहां पे जो एंथैल्पी में चेंज आएगा उसी एंथैल्पी चेंज को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। इसके बाद 3 डेफिनेशन हो रहा है, वो सारी मिलती जुलती है तीनों। जैसे तीनों को मैं इकट्ठा बताता हूं। इसमें एंथैल्पी ऑफ एक होता है, इसमें 9th, इसमें अगर आप देखें टाइप, सॉरी 10th, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एक होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और एक होता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो ये 3 डेफिनेशंस हैं, सेम है सारी। फ्यूजन मतलब जब सॉलिड किस में चेंज होता है, लिक्विड में। मेल्टिंग पॉइंट पे ये वाला प्रोसेस होता है। ये वाला जो प्रोसेस है कहां पे होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि मेल्ट होना स्टार्ट होगा सॉलिड। मतलब जब 1 मोल ऑफ सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, जब 1 मोल ऑफ सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा अपने मेल्टिंग पॉइंट में, तो तब जो एंथैल्पी में चेंज आएगा उसी को बोलते हैं अपन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। वेपोराइजेशन में क्या हो जाएगा, जब 1 मोल ऑफ लिक्विड वेपर में चेंज होगा, और ये वाला जो प्रोसेस है ये होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। ये जो प्रोसेस है ये होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। और कितने मोल यूज करना है अपने, 1 मोल। कैन एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कि जब 1 मोल ऑफ लिक्विड वेपर में चेंज होगा अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, तब जो एंथैल्पी में चेंज आएगा उसे एंथैल्पी चेंज को बोलते हैं अपन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो सॉलिड है वो सीधा ही किस में चेंज होता है, वेपर फॉर्म में चेंज होता है। वो सीधा ही वेपर फॉर्म में चेंज होता है विदाउट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट।
वो लिक्विड में चेंज नहीं होता। जो सॉलिड है वो सीधा ही वेपर में जाएगा। जैसे आयोडीन है, इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, अगर आप इनको हीट करते हैं, ये वाले होते हैं सॉलिड फॉर्म में। आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, ये होते हैं सॉलिड फॉर्म में। अगर आप इनको हीट करते हैं तो सीधा ये वेपर फॉर्म में चेंज होते हैं, वो लिक्विड में चेंज नहीं होते। तो 1 मोल यूज करेंगे, जब 1 मोल ऑफ सॉलिड सीधा ही वेपर में चेंज होगा, तब जितना भी एंथैल्पी में चेंज आएगा, उसी एंथैल्पी चेंज को आप क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। हुआ क्लियर ये सारा? तो ये तो सारा एंथैल्पी के बारे में कि एंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।